होपफुली कल मैंने आपको जो कुछ भी बताया, yesterday I basically focused on the corporate accounting part, the financial accounting part. ठीक है, तो उससे आपको कुछ हल्का फुल्का ही, बहुत ज्यादा तो नहीं डिस्कस किया हमने, लेकिन जितना भी डिस्कस किया उसमें कुछ तो हमें सीखने मिला. एंड राइट नाउ आज के सेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, हम लोग फोकस करने जा रहे हैं ऑन द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट. मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस हो रहा है और उसके साथ साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी फोकस हो रहा है. सो दिस इज द पोर्शन जिसमें 40 मार्क का वेटेज रखा गया है. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट वी आर गोना लर्न इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, तो देखो अभी शुरू कर रहा हूं मैं. सबसे पहली बात, आप अगर मैं यहां पे दो एरियाज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं एक एक करके कवर कर रहा हूं. तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात लाओ. आपको अगर अपने बिजनेस में या कोई भी चीज का, एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन हाउ डू यू कैलकुलेट अ प्रॉफिट? मेरे ख्याल से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ये फॉर्मूला कि प्रॉफिट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ द सेल्स एंड द कॉस्ट. करेक्ट? तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, ये तो हम लोग सभी जानते हैं. ओके, चलो बहुत बढ़िया. पॉइंट इज कि हम सब चाहते हैं कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा हो, है ना? वी वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. करेक्ट? अब ये प्रॉफिट बढ़ाने के हमारे पास रास्ते क्या क्या है, जरा सोच के देखिए. एक रास्ता तो ये है कि हम हमारे सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करें. करेक्ट? अच्छा, सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, जरा दिमाग लगाओ. दो रास्ते हैं. या तो हम सेलिंग प्राइस को ही बढ़ा देते हैं, जो प्रोडक्ट में हम लोग डील कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में हमारा बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस का सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दो, है ना? एक तो ये रास्ता है. और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा सेल करो. करेक्ट? चलिए इन दोनों के बारे में सोच के देखते हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, इज दैट वेरी इजी टास्क? जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं शायद से मेरे कंपटीटर्स भी है मार्केट में, एंड अगर मैंने सेलिंग प्राइस को एवे इंक्रीज कर दिया तो ये मेरे अगेंस्ट में भी वर्क कर सकता है. बराबर? जरा आप सोच के देखिए. देयर आर कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पेप्सी एंड कोका कोला. ठीक है, दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं. करेक्ट? अब यहां पर अगर पेप्सी ने अपना रेट बढ़ाया तो इसका फायदा कोका कोला को हो सकता है. एम आई राइट? तो भाई अगर ये कंपटीशन है अच्छा खासा, तो प्राइस बढ़ाने वाला डिसीजन मेरे अगेंस्ट में भी जा सकता है. ओके, सो इतना आसान नहीं है ये डिसीजन लेना. अच्छा, और एक बात, मैंने दूसरा रास्ता जो कहा वो दूसरा रास्ता है कि मैं यूनिट्स बढ़ा दूं, ज्यादा यूनिट सेल करूं. अब जरा सोच के देखिए, क्या ये भी पूरी तरह से मेरे हाथ में है? भाई हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स सेल कर दे, लेकिन क्या ये मेरे हाथ में है? द मैक्स व्हाट आई कैन डू इसकी मैं मार्केटिंग करूं, एडवर्टीजमेंट्स करूं. ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? अगर कस्टमर्स मेरे पास नहीं आए तो जबरदस्ती खींच के तो नहीं ला सकते. चल खरीदना पड़ेगा, चल, ऐसे खींच के ला सकते हैं क्या लोग? नहीं ना. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो जरा सोच के देखिए, इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द सेल्स, क्या ये पूरी तरह से मेरे हाथ में है? शायद नहीं. ओके, तो दूसरा रास्ता क्या है? मैं अगर प्रॉफिट बढ़ाना ही है मुझे, तो भैया मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट बढ़ाना ही है, तो दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है? कैन आई से द दूसरा रास्ता इज ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट. कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाए. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉस्ट? थिंक अबाउट इट. कॉस्ट को मैं सीधे सीधे भाषा में अगर मैं कहूं तो इट इज नथिंग बट द टोटल ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस. बिजनेस में मैंने जितने भी एक्सपेंसेस इंकर किए, ये इन सब का टोटल है. कैन आई से सो? तो भाई ये जो खर्चे मैं कर रहा हूं, जो भी खर्चे मैं इंकर कर रहा हूं, इसको अगर मैं किसी भी तरह से कम कर पाऊं, भले मैं सेल्स ना बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं खर्चों को कम कर पा रहा हूं, देन ऑल्सो आई थिंक आई कैन इंक्रीज द प्रॉफिट्स. करेक्ट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ये पूरा एरिया जो स्टडी का है, डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया? ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है
कॉस्ट, इस कॉस्ट के पूरे स्टडी को हम कवर अप करने जा रहे हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, जिसका एक छोटा सा अंश आपके सिलेबस में। ओके, आपको पूरे डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग कवर आपके सिलेबस में नहीं किया गया है, प्लीज कीप इन माइंड। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पूरे केक में से एक पीस काट के आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा दुनिया है, देयर इज लॉट टू लर्न हियर, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पोर्शन आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए, भले ही थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा बेसिक से अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, सबसे पहला चीज जिसमें हमारा फोकस होगा when we will be studying cost accounting, it will be about the calculation of the correct cost. प्लीज ध्यान देना मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन ऑफ द करेक्ट या ट्रू कॉस्ट, ठीक है। अब ये सुनने में आम जनता जिस तरह से सोचते हैं, पहली बार पढ़ने वाले लोग भी उसी तरह से सोचते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है सर, ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है, सारे खर्चों का टोटल ले लो बस हो गया काम खत्म। ओके, ऐसे ही सभी लोग सोचते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू द फैक्ट, इवन आज के डेट में प्रैक्टिकली इफ यू गो एंड रियली सी द मार्केट, देन देयर आर n नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी भी सही कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। दैट इज अनफॉर्चुनेटली अ फैक्ट, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेशन, ट्रू कॉस्ट मैंने इसलिए ज्यादा हाईलाइट किया था क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जिस तरह से हमने स्टडी करना चाहिए, प्रॉब्लम यह है कि हमने अभी तक पूरी तरह से उस तरह से स्टडी करना देखा ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है उस तरह से, ठीक है। सो यही एक एरिया है जिसमें हमें सबसे पहले फोकस करना है, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट, ठीक है। नॉर्मली स्पीकिंग ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए आप लोग एक बार सोच के देखिए, आप कोई भी ऐसे अगर जनरल कोई कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो एक पीस ऑफ पेपर ले लोगे, उसमें आप क्या करोगे, आप लाइन से लिखते हुए चलोगे, ये सो एंड सो एक्सपेंस इतने रुपए का, वो सो एंड सो एक्सपेंस इतने रुपए का, ऐसा कर करके आप उसको टोटल ले लोगे। यानी यू विल मेक अ शीट जिसमें यू विल बी लिस्टिंग डाउन द डिफरेंट एक्सपेंसेस दैट यू इंकर्ड, करेक्ट। तो यही ट्रेडिशनल मेंटालिटी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पे बनाते हैं कॉस्ट शीट। गेटिंग दैट? इट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर वेयर वी आर लिस्टिंग आउट ऑल द एक्सपेंसेस एंड वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल। लेकिन जरा आराम से ऐसे सीधे सीधे कैसे भी लिस्ट बना लो, तो बाकी लिस्ट बनाना और कॉस्ट शीट दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता था, इसलिए कॉस्ट शीट पे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मतलब एक्चुअली काफी ज्यादा है। तो काफी ज्यादा का मतलब यह है कि यहां पर वी बेसिकली फॉलो अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ये जो सीक्वेंस होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉस्ट फ्लो। आई रिपीट व्हाट आई सेड, मैं कह रहा हूं कि वी बेसिकली फॉलो द कॉस्ट फ्लो। यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ पर्टिकुलर कॉस्ट फ्लो दैट यू हैव टू फॉलो। अब ये कैसा है सर, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो आराम से, मान लो कि हम लोग ना एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मैं इंडस्ट्री एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको ना एकदम ऐसा एग्जांपल दूंगा जो दिल से एकदम अच्छी तरह से समझ में आए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज बिरयानी, ठीक है। सो वी आर मेकिंग बिरयानी, हमें बिरयानी बनाना है। तो अब बिरयानी बनाना है तो जरा सोच के देखिए खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, मुझे कौन से एक्सपेंसेस हमें बनाने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो जरा सोच के देखिए, बिरयानी बनाने के लिए मैं सबसे पहले कौन से खर्चे इंकर करूंगा, जरा सोच के देखिए कौन सा खर्चा आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले आप पैसे कहां खर्च करोगे? कहना इससे ऑब्वियसली बिरयानी बनाने के लिए जो सामान लगता है इस पे खर्च करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी वी विल बी थिंकिंग अबाउट द बासमती राइस, है ना, मुझे कितना बासमती राइस लगने वाला है। देन व्हाटएवर, अगर हम जैसे चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो हमें चिकन लगेगा, अगर हम एग बिरयानी बना रहे हैं तो एग लगेगा, अगर हम पनीर बिरयानी बना रहे हैं तो पनीर लगेगा, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एज द केस में भी। उसके अलावा द स्पाइसेस, मसाले क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीजों का हम लोग सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। सो
मैं ऐसा कह सकता हूं कि वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टैंजिबल दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। गेटिंग दैट? तो इसी को हम लोग यहां पे टेक्निकल भाषा में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। गेटिंग दैट? क्या कहा मैंने? वी आर कॉलिंग दिस एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी इंकरिंग एक्सपेंसेस टुवर्ड्स मटेरियल। ठीक है, चलो मटेरियल का कॉस्ट इंकर कर लिया। नेक्स्ट क्या भाई, अगर बिरयानी हमें बनाना आता है तो हम भी बना लेंगे, अच्छा खासा बना लेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बिरयानी नहीं बनाना आता। ठीक है, या अगर हमारा ये बिजनेस है, जैसे होटल वगैरह होता है, ठीक है, होटल में ये बिजनेस होता है, तो अगर ये बिजनेस है और हम उतना ज्यादा हर रोज टाइम थोड़ी दे पाएंगे, हम हर रोज थोड़ी बिरयानी बना पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी माइट डू इज वी माइट हायर समवन, किसी को हम सैलरी देके या जो भी उनका मेहनताना होता है वो देके उनको रखेंगे, कोई पर्सन हमारे लिए बिरयानी बनाएगा। गेटिंग दैट? तो अगर मैं इन पर्सन से बिरयानी बनवा रहा हूं, उनको फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। So think about it. The next expense that I'm incurring is basically the human efforts cost. Are you getting that? तो ये जो ह्यूमन एफर्ट कॉस्ट है, इसी को हम लोग यहां पर टेक्निकल भाषा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, या इसे और एक नाम से पुकारा जाता है एम्प्लॉई कॉस्ट। गेटिंग दैट? बहुत सीधी तरह से मेरे दिमाग में जा रहा होगा मेरे ख्याल से, एम्प्लॉइज जो भी हम रख रहे हैं, उनको जो भी पैसे दे रहे हैं, दैट इज माई एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले द फ्लो इज ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट फ्लो इज ऑफ एम्प्लॉय। बट जरा सोच के देखिए, क्या सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है? अब जरा सोच के देखिए, हमारा जो बिरयानी बनाने का बिजनेस है, इस बिजनेस की मार्केटिंग भी तो करेंगे हम लोग। जरा सोच के देखिए, दैट इज अनदर सेपरेट एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे और भी कई एक्सपेंसेस रहते, जैसे फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, द टेलीफोन या मोबाइल फोन एक्सपेंसेस। तो ये जो खर्चे हैं ये भी तो ऐड हो रहे हैं। So basically when I talk about cost is basically a combination of three elements: material, labor and expenses. ठीक है, ये तीनों में हमें एक प्रॉपर फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करते हुए जब हम लोग इसे एक पीस ऑफ पेपर में लिखते हैं, वी आर एक्चुअली मेकिंग अ कॉस्ट शीट। ठीक है, ये 2 बार बनता है दोस्तों, याद रखना, ये 2 बार बनता है। 2 बार क्यों सर? एक बनता है प्री डिटरमिन्ड बेसिस में। प्री डिटरमिन्ड बेसिस में मतलब जब हम लोग शुरुआत में, ईयर शुरुआत होने के पहले, आप लोगों ने बजट नाम सुना है कभी? बजट, यस। तो ईयर शुरू होने के पहले हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट शुड बी my expense. If I'm targeting to make so much quantity of biryani, then what should be the rice consumption? What should be the paneer ya chicken consumption? What should be the spices consumption? What should be the marketing expense? What should be the labor cost? ये सबको एक बार लिस्ट डाउन किया जाता है। तो ये जो कॉस्ट शीट हम लोग बना रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बजटेड कॉस्ट शीट। ठीक है, लोगों को कॉस्ट शीट के बारे में तो सुना हुआ रहता है, लेकिन इसमें भी जो 2 हिस्से होते हैं, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जन जानते हैं, इसलिए अभी आप जान लो। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द बजटेड कॉस्ट शीट, विच इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। ओके, चलो ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? ये हो जाने के बाद हम एक्चुअल जो खर्चे इंकर करते हैं, जो कुछ भी होता है, उसके बाद सारे एक्चुअल खर्चों की मदद से एक और बार हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, और ये एक और बार जो कॉस्ट शीट बनाया जाता है, द एक्चुअल फिगर्स, टेकिंग द एक्चुअल फिगर्स इनटू कंसीडरेशन, दिस इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। ओके, अभी उसके बारे में रहने दो, जब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे तभी देखना है, अभी छोड़ दो उसको। फिलहाल आप लोगों ने इतना समझ लिया कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं बाय मेकिंग अ कॉस्ट शीट, सो वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। ओके, चलो ठीक है, लेकिन क्या काम हमारा यहीं पे खत्म हो गया? जस्ट कैलकुलेट कॉस्ट, काम खत्म? नोप, इसके आगे भी है। द नेक्स्ट एरिया वेयर वी विल बी फोकसिंग एट इज कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है सर? आराम से जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम अ फूडी, ठीक है, और आप जो सुन रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे जन इस चीज को अच्छी तरह से लिंक कर पाएंगे, क्योंकि मे बी आप लोग भी फूडी है। ठीक है, अब सपोज कि मैं सपोज किसी रेस्टोरेंट में गया या किसी ढाबे में गया। आज के जमाने में तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो कि हम लोग ऐसे किसी ढाबे में गए एंड वहां पर
आलू के पराठे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, आलू के पराठे एंड लस्सी, ओके, ढाबे के आलू के पराठे एंड लस्सी, डेडली कॉम्बिनेशन, ओके। तो व्हाटएवर, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मैं गया ढाबे में और मैं जानता हूं कि मैं कितने पराठे खा सकता हूं। आई नो दैट 5 पराठे तो खा ही लूंगा, ओके, ज्यादा हो गया शायद, अच्छा ठीक है, जो बोल दिया, हाँ, तो 5 पराठे तो खा लूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ 2 तो कम से कम लस्सी पी जाऊंगा, ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ सोचा है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन नाउ, जरा दिमाग लगाइए। मैं अगर 5 पराठे और 2 लस्सी, इनका खर्चा, आई एम थिंकिंग अबाउट द एक्सपेंस राइट नाउ, हाँ, इनके खर्चे के बारे में सोच के मैं प्रिपेयर्ड हूं कि मैं इतना खर्चा करूंगा। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? जितना सोचा है उतना ही खर्चा लगे, उससे ज्यादा ना लगे, दैट्स व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। कहने का मतलब, मैं 5 पराठे खा गया, 2 लस्सी पी गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कैपेसिटी है और खाया जा सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल यहां पे कहता है भले ही आप और खा सकते हो, लेकिन अब खाना मत, नहीं तो फिर और ज्यादा आपको खर्चा लग जाएगा। Getting that? So controlling the cost means what? जितना मैंने सोचा था, जितना एक्सपेंस मुझे लगना चाहिए, उतना ही एक्सपेंस लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। Getting that? So ये स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉस्ट कंट्रोल, ओके। दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और एक एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? थिंक अबाउट इट। आप लोगों में से बहुत सारे जनों को यह लग सकता है कि सर कॉस्ट कंट्रोल जो आपने कहा वही तो हो गया कॉस्ट रिडक्शन, एक ही तो बात है। नो, एक बात नहीं है, जरा आराम से सोच के देखिए। कॉस्ट कंट्रोल मतलब डोंट लेट द कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट जितना लगना चाहिए उतना ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा ना लगना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि भाई इतना कॉस्ट भी क्यों लगे, उसको भी कम करने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग दैट? अब इसका मतलब कैसे होता है? सर कॉस्ट जितना लगना चाहिए उतना तो लगेगा ही, उससे कम कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है, सोच के देखिए आप लोग। आज के डेट पे देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, सो मेनी इनोवेशंस, सो मेनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर देयर, जिनकी मदद से हम लोग कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, देखो, अभी लॉकडाउन के वक्त में जब सब लोग घरों में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे जनों ने एक सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फेस किया होगा ना, मैंने भी किया है, ठीक है। तो एकदम से बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ चुका है, अब वो पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो पे करने में थोड़ा मैं भी समझ सकता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते तो आपके पास एक सोल्यूशन है, सोच के देखिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोलार कनेक्शन, सुन रखा है कभी आपने? इसमें हो सकता है आपको वन टाइम काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन इससे आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अच्छा खासा कम हो सकता है। सो इफ यू कैन स्पेंड दैट मच मनी, बाय स्पेंडिंग दैट मच मनी हम क्या कर सकते हैं? हमारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी अगर आए हैं मार्केट में, या एनी काइंड ऑफ सच इनोवेशन, तो उनको यूज करके जितना खर्चा लगना चाहिए उतना भी क्यों लगे, उससे कम करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। आर यू गेटिंग दैट? So when I'm talking about cost accounting, I'm talking about all these. Cost accounting is basically the study of, first of all, the cost calculation, secondly, cost control, and third, cost reduction. अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से if we are able to succeed, यानी if we are able to reduce the cost, then what will be the result? The result will be maximizing the profits. Are you getting this? So this is very important. Okay? So that is the area of cost accounting. अब डेफिनेटली ये एरिया तो हम लोगों को कवर करना ही है इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा, और वो है हाउ टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ते हैं, आपको लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है, इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में भी
आपको जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ते हैं, लेजर पोस्टिंग करने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग दैट? तो ये जो कहलाता है इसे हम कहते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हम एक कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कॉस्टिंग के जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाती है, तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में कवर किए गए हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पे हर चीज डिटेल में नहीं है। देयर आर मेजर टॉपिक्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें अच्छा खासा सीखने लायक एरिया होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यस, हटा दिए गए हैं, पहले थे, पहले सिलेबस में हुआ करते थे, अब हटा दिए गए हैं। अभी इसका कोर्स काफी रिड्यूस किया गया है, लेकिन स्टिल इफ आई कंसिडर द मार्क्स, 40 मार्क्स, वो भी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी, तो थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि 40 मार्क के लिए इतना, फिर भी कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। बट वॉट एवर, ऐसा तो हर सब्जेक्ट को लेके ही आपको लगेगा कि जितना सिलेबस है उसके मुताबिक मार्क्स काफी कम रखे हैं। तो जो भी हो, दैट इज व्हाट इज सीएस एग्जीक्यूटिव। ओके, वेलकम टू हेल, सॉरी चलो, वॉट एवर। कहने का मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना स्टूडेंट्स के लिए, जब भी पढ़ाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है तो प्रॉब्लम। ओके, चलो, सो यहां पर भी वी विल बी लर्निंग अबाउट बुक कीपिंग पार्ट। Okay, we will be learning about books of accounts maintenance. So this is what we will be learning in cost accounting. ठीक है, नेक्स्ट हमें एक चीज और पढ़ना है, एंड दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं तो जरा सोच के, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। ठीक है, पर्सनली आप मुझसे कहेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा मजा आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, क्योंकि मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही कहते हैं। डिफरेंस इज क्वाइट सिंपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको प्रेजेंटेशंस, फॉर्मेट्स, ये सब पे ध्यान देना होता है, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है। ज्यादातर जन जिनको दिमाग लगाना पसंद है उनको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले एरिया में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जिनको दिमाग लगाना पसंद नहीं है, सीधा सीधा बता दो सर क्या करना है, ऐसा बनाना है, ये लिखना है, वहां लिखना है, ऐसा ऐसा करना है, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पोर्शन ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो वॉट एवर एज द केस में बी, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, हाँ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है जरा आराम से समझते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में सोचो। मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है, जिनमें से वन ऑफ द मेजर काम इज कैन आई से डिसीजन मेकिंग, है ना। और यहां पर खास तौर पे इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पैसों की दुनिया, तो हम यहां पे फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी डिसीजंस, ये तो डेडली इंपॉर्टेंट है भाई। करेक्ट, तो अब फाइनेंशियल डिसीजन हमारा सही हो, इसके लिए जरूरी क्या है, कोई भी डिसीजन जब भी आप लेना चाहो तो आप क्या कोई भी डिसीजन बस एवे ले लेते हो, बिना किसी टूल्स के या बिना किसी पेपर वर्क के ऐसे ही आप डिसीजन ले लोगे? कि कहना ऐसे कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप जरा एक बार सोच के देखिए, इफ यू गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के पास कोई भी इलाज करवाने जाते हो तो डॉक्टर क्या आपकी शक्ल देख के आपको दवाई दे देगा कि पहले वो दुनिया भर के टेस्ट करवाएगा? आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वो आपको कोविड टेस्ट के लिए भेजेगा, ठीक है, फिर कोविड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट करवाएगा, पूरे रिपोर्ट्स आएंगे, वो देखेगा, आपको जांच करेगा, फिर जाके वो डिसीजन लेगा कि आपको कौन से दवाई की जरूरत है। एम आई राइट? तो यही भी तो यहां पर भी यही तो होने वाला है। यहां पर हमारी दुनिया में भी, फाइनेंशियल दुनिया में भी, हमें सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। उन टूल्स को स्टडी करने के बाद ही हम सही डिसीजन लेने की हालत में आते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद ऑल दीज एरियाज। यहां पे हम सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट दोस टूल्स, इस बात पे फोकस करेंगे, और उन टूल्स को यूज करके हाउ टू टेक द डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। दिस इज व्हाट वी आर गोना लर्न इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, चलो, तो यहां पे जो शुरुआत होगी हमारी वो होगा जो शायद हम सब ने सुन रखा होगा, बजट, ठीक है। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट, ठीक है। तो बजट बनाने का टेक्निक भी हमें सीखना है, और उसके बाद का जो एरिया आता है वो भी कुछ रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके सिलेबस में नहीं है। बता देता हूं मैं, सुनो कैसा है। देखो, जैसे आप कोई भी एक बजट अगर बनाते हो,
तो क्या बजट बनाने के बाद काम खत्म? कि कहने से कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी मैंने बजट बनाया उसे मैंने कंपेयर करना चाहिए विद द एक्चुअल्स। बजट का एक्चुअल एम ही यही होता है कि हम पहले बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन वी कंपेयर दैट टू द एक्चुअल्स, हकीकत में क्या हुआ। ठीक है, और ये दोनों को कंपेयर करके वी कैलकुलेट द वेरिएंस। ठीक है, कहां गड़बड़ हुआ, एक्चुअल कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, तो हर कम ज्यादा को हम स्टडी करेंगे। कुछ हमारे फेवर में होंगे, कुछ हमारे अगेंस्ट में होंगे। सो वी विल बी फेसिंग सम फेवरेबल वेरिएंसेस, वी विल बी फेसिंग सम एडवर्स वेरिएंसेस। ये स्टडी करना क्यों जरूरी है? आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। अगर यहां पे वेरिएंस में कोई गड़बड़ हमारे एंड से हो रहा है, डोंट यू थिंक दैट शुड बी रेक्टिफाइड? गेटिंग दैट? तो बजट एक पूरा टॉपिक अगर स्टडी किया जाए तो उसमें शुरुआत होती है बाय हाउ टू मेक द बजट। उसके बाद एक्चुअल्स जब आते हैं तो उनको कंपेयर करके वी कैलकुलेट द वेरिएंसेस, एंड द स्टडी ऑफ दैट वेरिएंसेस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये भी एक नाम है। ठीक है, लेकिन ये पूरा एरिया आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ बजट का इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। तो मैंने आपको ये बात क्यों बताया? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ जाओ कि आपको आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं किए गए हैं। वो सारे टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही कवर किया गया है। ठीक है, चलो, तो वी विल बी लर्निंग अबाउट बजट। ठीक है, बजट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग कवर करेंगे विच इज कॉल्ड एज रेशियोज। ठीक है, शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो आए हैं उन्होंने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रेशियोज कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग? देखो, एक तरफ से ऐसा समझ के चलो कि जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा कि हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, एंड फाइनली वी विल बी समराइजिंग द डेटा। और ये समराइजिंग होता है बाय मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स एक बार बन गया तो वहां पे फाइनल अकाउंट्स का काम तो खत्म, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म। लेकिन यहां से मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल टेक ओवर। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हम उसको स्टडी करेंगे। एंड इनफैक्ट एक तरफ से देखने जाओ तो जैसा हम लोग कहते हैं ना पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। कोई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ डेड बॉडी, लेकिन यहां पर हमारे सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे लाइक पोस्टमार्टम, हम उसके डिटेल में, उसके डेप्थ में जाके उसको स्टडी करके वी विल बी डिराइविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये जो रेशियोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये एक खास पर्पस के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियोज वी विल बी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एंड वी विल बी डिसाइडिंग व्हाट इज द करेक्ट स्टेप टू बी टेकन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया रेशियो एनालिसिस। ठीक है, सो वी विल बी कमिंग टू दैट, एंड बिसाइड्स दैट वी विल बी आल्सो कमिंग टू सम वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन? देखो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनका करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमें सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की दुनिया की बात करूं तो आज की दुनिया में असेट नामक चीज की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। एक को कहते हैं टैंजिबल एसेट, something that we can see, something that we can touch, and something, another type of asset is called as intangible asset. Now what do you mean by intangible asset? Yes, intangible asset is nothing but simple भाषा में legal assets. ठीक है, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये अगर आप अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहे हो then that right is an intangible asset for you. एक सिंपल सा इंटेंजिबल एसेट के बारे में शायद सब लोगों ने सुन रखा होगा, एंड दैट इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर रेपुटेशन। ठीक है, जो भी आपने रेपुटेशन अर्न किया है उसका मॉनेटरी वैल्यू इज गुडविल, सिंपल भाषा में। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज ये गुडविल का मॉनेटरी वैल्यू क्या है? गेटिंग दैट? नाउ दिस इज समथिंग विच इज चैलेंजिंग, क्योंकि इसको हम एवे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, यहां पर हमें एक प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करना होता है। अब जरा सोच के देखिए, मैं कह रहा हूं द वैल्यू ऑफ योर रेपुटेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर रेपुटेशन? हाउ कैन यू जज दैट? तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। आप और भी चीजें सोच के देखिए। आप लोग अगर एक सिंपल सा सोच के देखो, जैसे शेयर मार्केट की दुनिया की अगर मैं बात करूं,
आप सब लोग जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ शेयर मार्केट, ठीक है। कोई एक कंपनी का शेयर है जिसका फेस वैल्यू माइट बी 10 रुपीज, लेकिन वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है शायद 1200-1300 रुपए में, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सोचते हैं कि वो 1200-1300 फेस वैल्यू 10 रुपए, ऐसे बहुत सारे अगर वैल्यूज आपके सामने आ रहे हैं, देन डोंट यू थिंक कि यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ द शेयर होल्डर ऑल्सो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, गेटिंग दैट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के वैल्यूएशंस आते हैं, तो ये सारे वैल्यूएशंस को कैसे किया जाता है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन योर सिलेबस। तो ये सब चीजें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर किया गया है, लेकिन अगेन द सेम थिंग, ब्रीफ में, पूरा ज्यादा डिटेल में आपको कवर नहीं किया गया है, ठीक है। सो इफ आई टेल यू द सिलेबस जो आप लोगों के मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो देखिए ये आपका मॉड्यूल है, ओके, पार्ट 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि 60 मार्क्स के लिए है, ओके। अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले सिर्फ एक चैप्टर कवर किया गया है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। एक चैप्टर में आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है वो सीख लेना है, फिर सीधा पोल वॉल्ट लेके जंप किया है कहां पे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सीधा कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये सब आपको एक 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 कंपनीज के बारे में देखते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें अगर आप यहां ध्यान से देखो तो दिस इज समथिंग दैट बहुत सारे जनों ने शायद पहले पढ़ा हो, इनफैक्ट कंपनी अकाउंट्स भी बहुत सारे जनों ने पढ़ रखा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने। बाकी जनों ने, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड वाले जो है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी इसमें इक्वली समझ लोगे सब चीजों को, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग, ये भी देखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज, एंड अगर आप ये पहले पोर्शन को देखो, एडॉप्शन, कन्वर्जेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, ठीक है। नाउ रिमेंबर, कल मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ कह रहा था, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैं जैसा कह रहा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज नथिंग बट अकाउंटिंग करने के कानून कायदे, ठीक है। अब कानून कायदे की अगर मैं बात करूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश के कानून कायदे फॉरेन के देश के कानून कायदे के साथ मैच करेंगे, ये जरूरी तो नहीं है ना, अलग अलग बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऐसा है तो जरा सोच के देखिए, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एंड एज ऑन टुडे ग्लोबल लेवल पे बिजनेस हो रहा है, तो यहां पर अगर ये लैंग्वेज कम्युनिकेट करते वक्त कानून कायदे अलग अलग रहे, तो डोंट यू थिंक कि यहां पे थोड़े डिफिकल्टीज हमें फेस करने पड़ेंगे, गेटिंग दैट। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होता है, वही एरिया पे हम लोग यहां पे फोकस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश के कानून कायदे, वहां के देश के कानून कायदे में अगर डिफरेंस आता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देन व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। तो ये सब एरियाज को यहां पे कवर किया गया है, ओके, फॉर 60 मार्क्स। एंड उसके नीचे अगर आप लोग देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में एक हल्का फुल्का, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जर्नल लेजर कैसे किए जाते हैं, ये सब है। सीधा बजट, रेशियोज, डिसीजन मेकिंग वाले एरियाज पे आ गए। एंड फाइनली ये जो आखिर के जो एरियाज है, यहां पे वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूएशंस, ओके। सो नाउ आई गेस यू नो योर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अप्रोच में रहने वाला है ना, एमसीक्यू बेस्ड। तो एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हमारे सब्जेक्ट में हम लोग जैसे ये पढ़ते हुए चलेंगे, तो पढ़ने के बाद after each and every session what I will be trying to do is, after each and every session, after each and every class, we will be discussing some multiple choice questions, ठीक है, जिसका एक ट्रेलर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पर ऐसा नजर आ रहा है, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू, ओके, केबीसी पैटर्न, यस। चलिए पार्टिसिपेट एंड टेल मी, चैट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, या बी कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। सी बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, ओके। कल का सेशन कुछ लोगों ने शायद मिस आउट कर दिया होगा, मतलब कुछ पोर्शन वो टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से बंद हो गया था। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि आप
वो सेशन भी अपलोड हो जाएगा, उसको देखने के बाद आप वापस आके भी इसे देख सकते हो, ठीक है। बट इफ यू नो द आंसर यू कैन डेफिनेटली टेल मी व्हाट इज द आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ओके, दूसरा, यहां पे हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में भी फोकस करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसके जरिए हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और को कम्युनिकेट भी करते हैं, यूजर्स को, ठीक है। ओके, दूसरा जो है ये है अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इज इट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इज इट क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इज इट समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, या इज इट ऑल ऑफ द अबव। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एज वेल एज समराइजिंग, ठीक है। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है जो मैंने कहा था आपको, ठीक है। 3 ब्रांचेस में इनमें से कौन सा एक ब्रांच नहीं है, सबफील्ड मतलब ब्रांच, ठीक है। देखिए ये रहे आपके ऑप्शंस। तो कल मैंने आपको कहा था सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 आते हैं, कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So which one is the odd one out? Yes, it is personal accounting, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर इज पर्सनल अकाउंटिंग, इट इज नॉट अ सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, डैश refers to the general agreement on the usage and practices in social or economic life। अभी थोड़ी देर मतलब कल के सेशन में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था, ठीक है, हिंदी में समझाया था, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो इट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, इंटरेस्टिंग वन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से किसे हम अकाउंटिंग के पप्पा, फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाते हैं, कौन है? यस, द करेक्ट आंसर इज, कुछ लोग तो अभी बैठे बैठे गूगल कर रहे होंगे अगर नहीं मालूम होगा तो। सो इट इज ऑप्शन सी, मिस्टर लुका पैचियोली, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से हम लोग जैसा भी कहना चाहते हैं वैसा कहेंगे, ओके। चलो, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डैश इज नोन एज मदर ऑफ सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग। पापा के बारे में तो फिर भी काफी लोगों ने सुना है, मम्मी के बारे में मालूम है? वेल, अभी आपके पास मोबाइल रखा हुआ है, गूगल जिंदाबाद, अभी अभी गूगल कर रहे होंगे आप लोग। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुलिन, ओके। And last one, cost accounting deals with, is it A, calculation of the true cost, या B, cost control, या C, cost reduction, या all of the above? Correct answer is all of the above, ठीक है। So this is something that we will be covering up। ऐसे हम लोग कुछ MCQs भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। होपफुली आज के सेशन से जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40% पोर्शन के लिए जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, पूरा डिटेल अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इससे कम से कम इतना तो हुआ कि अभी आप ये समझ गए कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजों को झेलना है, ओके। चलिए, ठीक है। सो होपफुली दिस सेशन वॉज नॉलेजेबल फॉर यू, कुछ सीखने मिला, okay, and with that I will stop this session now. Goodbye.